अरे बाप रे, बोलने वाला कछुआ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मुझे अपने हाथों के स्पर्श से ये सालों पुराना श्राप हटा दो। भोला जैसे ही उसके पीठ पर हाथ लगाता है तो अरे बाप रे, कोई हमको बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। सूरज भैया बस निकलने को है, पर मानो उगते सूरज की रोशनी नए साल की कड़कती ठंड के आगे फीकी पड़ गई हो। इनसे मिलिए, ये है भोला। मस्ती से गाना गुनगुनाते हुए अपने बैल को लेकर धुएंधार कोहरे को मात देते हुए खेती करने के लिए जा रहे हैं। मरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हे ऊपर वाले, इतनी ठंड पड़ेगी तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा जो रोज खाते हैं। अरे प्रभु जी, आप तो अब सूरज देवता को निकलने का अवसर भी नहीं देते। कैसे चलेगा हम गरीबों का घर। भोला गांव के कच्चे रास्ते से होकर गुजरने लगा। वहीं गांव के लोग कोहरे की धुंध भरी ठंड में लकड़ियों में आग लगाकर हाथ सेकने में लगे हुए थे। अरे भोला, अरे लाला कितकू भाजे जा रहे हो? अरे इतने जाड़े कहाँ सुबह चल दिया? आजा इतकू को आके हाथन ने सेक ले। भोला तुरंत काका के पास पहुंचता है। नहीं काका जी, आपको तो पता है ये नए साल पर ठंड इस बार इतनी तेज पड़ रही है कि कोई काम पर भी ठीक से नहीं जा पा रहा है। मैं सेठ के खेत पर मजदूरी ही करने जा रहा हूँ। हम रोज काम पर नहीं जाएंगे तो आपको पता है कि फिर घर का गुजारा कैसे चलेगा। ये बात तो तू बेटे सही कह रहा है। अच्छा काका जी, अब मैं खेत पर पहुंचता हूँ, वरना मालिक कहेंगे अरे भोला किधर रह गया। भोला जैसे तैसे ठंडी हवाओं से जूझता हुआ अपने मालिक के खेतों पर पहुंचा। उसने देखा कि खेत पर तो आज मालिक भी आए हुए हैं। अरे मालिक, आप इतनी ठंड में खेतों पर क्यों आ गए? कहीं आप मेरा हाथ तो नहीं आए बंटवाने खेत में? भोला, तू तो भोला का भोला ही रह गया। अरे भाई, मैं तेरा खेत में हाथ बंटवाने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि अब कड़कती ठंड के मौसम में इस खेत पर खेती नहीं हो सकती और मिट्टी ठंड के कारण ठोस हो चुकी है। तो तू ही अब बता, इस खेत पर फसल कैसे उगेगी? मालिक, आप कह तो सही रहे हो, पर अब क्या होगा? होगा क्या भोला, जब तक बेरहम ठंड नहीं चली जाती तब तक काम को रोकना पड़ेगा। और भोला, तू भी कल से काम पर मत आना। बाकी जो तेरा पिछला हिसाब है वो तू हवेली पर आकर ले लेना। और कोई काम भी नहीं है जो मैं तुझे रोकता। भोला के चेहरे पर मायूसी और उदासी की साफ लकीरें दिखाई पड़ रही थीं। भोला अपने पिछले काम के पैसे लेकर उदास होते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ा। भोला को बस यही चिंता खाई जा रही थी कि अब उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। सुनो जी, बाहर इतनी ठंड पड़ रही है और कल तो नया साल भी है, तो गुड़िया के ठंडों के कपड़े ही ले आओ। घर का राशन भी खत्म हो रहा है। कल साल का पहला दिन है, कुछ अच्छा बना लेंगे। क्यों नहीं रेखा, बिल्कुल, हम कल नया साल धूमधाम से मनाएंगे। पर रेखा, पैसे तो मैं लाया हूँ, लेकिन कल से खेत पर काम करने नहीं जाऊँ। पर भला क्यों जी? अगर आप काम पर नहीं गए तो घर का खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि रेखा, तुमको तो पता है इस बार ठंड कितनी जोरों शोरों की पड़ रही है। इसी कारण खेत की मिट्टी में सख्तपन अधिक हो गया है। अब तुम ही बताओ, सूखे खेत पर फसल कैसे उगेगी? इसी कारण सेठ ने कल से काम पर आने के लिए मन किया है। पर तुम चिंता ना करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। बाकी ये लो, ये पिछले काम के पैसे हैं, तुम इनको संभाल के अपने पास रख लो। कल का नया साल इन्हीं पैसों से मनाएंगे। इतना कहकर अपनी पत्नी को पैसे पकड़ा देता। अभी बाहर से किसी की तेज से आवाज आती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। रेखा, लगता है बाहर कोई ऐलान कर रहा है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। आज रात साल का अंतिम दिन है और आज गांव में चोर और डाकू का आने का डर है। तो सभी लोग ध्यान रखना और घर के कीमती सामान जैसे पैसे, जेवर, जवाहरात आदि कीमती चीजों का ज्ञान रखना। रेखा, अब क्या करें? पुलिस तो ये बोल रही है कि आज साल का अंतिम दिन हमारे गांव पर भारी है। चोरों और डकैतों की नजर हमारे गांव पर है।
रेखा पर अब क्या करें? आज तो हमारे घर में भी पूरे 12,000 रुपए हैं। आप चिंता न करो, कुछ न कुछ हल निकल जाएगा। हम एक काम करते हैं, ये पैसे गांव के जमींदार के पास रखवा देते हैं। जैसे ही माहौल शांत हो जाएगा, हम वो पैसे जमींदार से वापस ले लेंगे। और जो हमारे पास घर खर्च के लिए पैसे हैं, उनसे हम लोग कल नया साल मना लेंगे। क्यों जी, आपकी क्या राय है? रेखा तुम सही कह रही हो। चेतावनी मिलने के बाद इतने पैसे घर में रखना सही नहीं है। वैसे रेखा, एक बात कहूं, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो, तब से मैंने देखा है कि तुम मुझे किसी न किसी परेशानी का हल बता ही देती हो। आई लव यू टू रेखा। बस बस, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत करो और पैसे जमींदार को देने जाओ। ये पापा ने मम्मी को आई लव यू बोला। ये ठीक है रेखा, मैं जमींदार के घर होकर आता हूँ। अपने पैसों को लेकर जमींदार को देने के लिए निकल पड़ा। बलदेव चाचा, कैसे हो? सब हालचाल ठीक बा? भोला गांव के लोगों के हालचाल लेते हुए जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। जबे लगावे लो तू लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू हो, जिला टॉप लागेलू, कमरिया कमरिया करे लपालप, लॉलीपॉप लागेलू। अरे भोला, आज तुम यहाँ? अरे आज हमारी नगरी कैसे याद आ गई? बताओ, ब्याज पे पैसे देने हैं क्या? बताओ कितने देने हैं? अरे नहीं नहीं जमींदार साहब, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तो आप उनको कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं आपसे वापस ले लूंगा। अरे भाई, सभी मुझसे पैसे ब्याज पर लेने आते हैं और तू मुझे ही पैसे देने आया है। सही है भाई, ठीक है, मैं तेरे पैसे अपने पास रख लूंगा। अरे जमींदार जी, मुझे आप पर सबसे ज्यादा भरोसा है, इसलिए ये पैसे मैं आपके पास ही लाया हूँ। भोला जमींदार को पैसे दे देता है। जी, हम कह ही रहे थे कि कोनो रसीद वसीद मिलेगी का? अरे भोला बाबू, अभी तो तुम कह ही रहे थे कि जमींदार जी आप पे हमको बहुत भरोसा है, तो भैया रसीद काहे बात की भाई? अच्छा जमींदार जी, प्रणाम, मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोला अपने घर वापसी के लिए निकल पड़ा। ये मैंने बढ़िया किया, पैसे जमींदार के पास सुरक्षित रखवा दिए। अब कोई टेंशन नहीं, अब चाहे कोई भी आए। अरे जल्दी घर पहुंचता हूँ, शाम होने को है। घर पहुंचते पहुंचते रात ही हो जानी है। दे आए जमींदार को पैसे? हाँ रेखा, दे आया। अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बेफिक्र होकर सो सकते हैं। अरे सारे लोगन ने नई साल की बहुत बहुत बधाइयां। और काका, कल रात तुमको डर तो नहीं लगा ना चोर डकैतों के नाम से? अरे कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बड़े ही आराम से सोए हैं। ये पुलिस भी ना आम आदमी को डराती रहती है। अरे काका, शुक्र मनाओ चोर डकैत नहीं आए, वरना मैंने अपने घर में लाठी ठंडे तैयार करके रख रखे थे। अगर मेरे हाथ लग जाते तो समझ लो काका, आज वो डकैत जिंदा नहीं बचते। हाँ। अरे वो देखो, डाकू आ रहे हैं। अरे कहाँ है डाकू? अरे भागो, अरे कोई बचाओ हमको। अरे टिल्लू, अभी तो तू पूरे गांव को बचाने की बात कर रहा था, अब क्या हो गया? डाकू का नाम सुनते ही चड्डी गीली हो गई। चलो, मार्केट से भी सामान ले लिया, गुड़िया के लिए ठंडों के कपड़े भी ले लिए। रेखा, अरे कहाँ हो भागवन? देखो मैं कितना सारा सामान लाया हूँ। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतनी तेज आवाज लगा रहे हो? अरे रेखा, देखो मैं गुड़िया के लिए ठंडों के कपड़े और घर राशन पानी का सामान लाया हूँ। ये लो, रख लो। कुछ दिन बीत जाने के बाद भोला की पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। रेखा, तुमको क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है।
अभी डॉक्टर साहब आते ही होंगे। तुम चिंता मत करो रेखा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तभी वहाँ डॉक्टर आ पहुँचता। अरे, इनकी तबीयत तो बहुत ही खराब है। इनका शरीर भी ठंड के कारण पीला पड़ता जा रहा है। भोला, इनका इलाज जल्द ही शुरू करना पड़ेगा। तुम जल्द ही बस पैसों का इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, बस इलाज शुरू करो। पैसों की चिंता मत करो, बस आप इलाज शुरू करो। पापा जी, मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना? हाँ गुड़िया, मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर हम साथ घूमने जाएंगे। हे प्रभु, मैं पैसों का बंदोबस्त कैसे करूं? मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने जमींदार को दे रखे हैं, और तो मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है। एक काम करता हूँ, पहले जमींदार के घर से पैसे ले आता हूँ। भोला जल्दी जमींदार के घर पहुंचता है। अरे भोला लाल, क्या हुआ? ऐसे हड़बड़ी में क्यों आ रहे हो? अपने आप को देखो तो सही, कैसे लंबी लंबी सांसें ले रहे हो। अरे जमींदार जी, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। अच्छा, तो ब्याज पर पैसे लेने आए हो? बताओ भाई, कितने चाहिए? अरे नहीं नहीं जमींदार जी, आपको गलत ध्यान है। मैं आपसे ब्याज के पैसे नहीं, बल्कि अपने पैसे लेने आया हूँ। पूरे 12,000 दिए थे ना आपको। जमींदार जी, जल्दी दे दीजिए, मुझे जल्द ही निकलना है। अरे अरे छोकरे, रुक जा जरा। किसके पैसे और कौन से पैसे भाई? मैंने तुझसे पैसे कब लिए? मैं पूरे गांव को पैसे देता हूँ, भला मैं तुझसे क्यों लूंगा? अरे जमींदार जी, ये क्या कह रहे हो? आप भूल गए क्या? मैंने आपको पूरे 12,000 रुपए दिए थे, आपको संभाल के रखने को। जमींदार जी, लगता है आपकी याददाश्त कमजोर हो गई। चलो कोई नहीं जमींदार जी, आप जल्दी पैसे दे दो। उधर मेरी पत्नी का इलाज चल रहा है। अरे बंद कर तेरा ये ड्रामा, कब से रट लगा रखी है। मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। अगर तूने मुझे पैसे दिए हैं तो कोई जमा रसीद, लेने देन की रसीद दिखा, तब बात करियो। आई समझ में? जमींदार जी, ये आप ठीक नहीं कर रहे। आपको पता है कि मैंने आपको पैसे दिए थे, फिर भी आप पैसे देने से मना कर रहे हो। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मेरी पत्नी का इलाज कैसे होगा? अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं पंचायत में शिकायत करूंगा। पंचायत में क्या बिना सबूत और बिना गवाह के मेरी शिकायत करेगा? जा कर ले, मैं भी देखता हूँ क्या कर लेगा तू। भोला सब समझ चुका था कि जमींदार ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। भोला उदास होते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके चेहरे पर उदासी और बेबसी की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। भोला एक एकांत जगह शांत पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? इतनी ईमानदारी के साथ जीवन जीने वाले इंसान के साथ ही तुम ऐसा क्यों करते हो? यहां आकर अकेले में इसलिए बैठा हूं क्योंकि सभी के सामने रो भी नहीं सकता। उधर मेरी पत्नी का इलाज चल रहा है, अब मैं उस डॉक्टर को पैसे कैसे दूंगा? समझ नहीं आता भगवान, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। भोला बैठकर रो ही रहा था। तभी तालाब के किनारे से एक कछुआ भोला की तरफ आने लगा। कछुआ भोला के पास आने के बाद भोला से बात करने लगा। अरे भाई साहब, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अरे बाप रे, अद्भुत बोलने वाला कछुआ। ये कोई आम कछुआ नहीं लगता, ये तो इंसानी आवाज में बात करता है। जरूर ये कोई चमत्कारी कछुआ है। हाँ, मैं कोई आम कछुआ नहीं बल्कि इंसान हूँ, पर मुझे श्राप लगा हुआ है कि कोई ईमानदार इंसान तुमको जब भी छुएगा तो तुम वापस एक इंसानी आत्मा बन जाओगी। क्या आप मुझे छूकर श्राप मुक्त कर दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि इसको मुक्ति मिलने के बाद ये मेरे ही पीछे पड़ जाए। घबराओ मत, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, ये मेरा वादा है। भोला घबराते हुए उस कछुए की कमर पर हाथ लगाता है। तभी एक तेज रोशनी आती है। भोला की आंखें चौकाचौंध रह जाती है। उसने देखा उसमें से एक उड़ने वाली परी निकली है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे जीव से इंसानी आत्मा बना दिया। मांगो भाई, क्या मांगते हो? ये आत्मा वाली बहन तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। बताओ भाई, ये बहन तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकती हो।
नहीं, मैंने तुमको देखा, तुम यहाँ बैठकर रो रहे थे। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। जो पैसे मैंने जोड़ रखे थे वो मैंने जमींदार के पास जमा करा रखे थे, पर अब वो जमींदार बेईमानी पर उतर आया है और पैसे देने के लिए मना कर रहा है। अब आप ही बताओ भाई मैं तुम क्या चिंता करूं? मत करो, तुम बस अपनी पत्नी के पास जाओ, उनका ध्यान रखो। वो जमींदार खुद तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे पैसे वापस देने आएगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद बहन तुम्हारा। वो लालची जमींदार अपनी छत पर टहल रहा था और खुश हो रहा था। अरे भाई मजा ही आ गया। इन गरीबों के पैसे हड़पने में जो मजा है वो शायद किसी और चीजों में नहीं है। अच्छा, तो ये है वो जमींदार, इसको तो मजा चखाना ही पड़ेगा ताकि ये फिर से कभी किसी गरीब आदमी के पैसे न हड़पे। इंसानी आत्मा ने जमींदार को सबक सिखाने के लिए अपना रूप बदल लिया। अब बताती हूँ उस जमींदार को, तो तू ही है वो जो गरीबों को परेशान करता है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। जमींदार उस आत्मा को देख घबरा गया। अरे कौन हो आप? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। तूने मेरा नहीं पर भोला का तो बिगाड़ा है ना। तूने उस बेचारे का भोलेपन का फायदा उठाया है, तुझे तो सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मैं भोला के पैसे 4 गुना करके लौटा दूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अगर अब तूने किसी के साथ ऐसा दोबारा किया तो तुझे अगली बार यहीं से नीचे फेंक दूंगी। जमींदार किसी और के साथ करना तो दूर, वो अब करने की सोचेगा भी नहीं। जमींदार भोला के पैसे वापस देने को तैयार हो जाता है। रेखा की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। इनकी अभी तबीयत में सुधार है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इनको समय पे दवाइयाँ देते रहना। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पैसे आज ही देता हूं। रेखा, अब तो तुम ठीक हो ना? रेखा, तुम्हारे बीमार होने पर मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई हो। भूख प्यास तो छोड़ो, मानो मैं ही खत्म हो गया हूं। तभी रेखा दर्द से कराहते हुए बैठी और बोली, सुनो जी, वो सब तो ठीक है, पर आप उस डॉक्टर को इतने पैसे कैसे दोगे? आप कहाँ से इंतजाम करोगे इतने पैसों का? इतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं है, आप कहाँ से और कैसे करोगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रेखा तुम इतनी चिंता मत करो, सब उस ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो। जब हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है तो वो रब हमारे साथ भी अन्याय नहीं करेगा। तभी वहाँ जमींदार आ पहुँचता है और भोला को आवाज देने लगता है। अरे भोला जी कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ। रेखा, लगता है ये तो जमींदार की आवाज है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। भोला और उसकी पत्नी ने देखा कि जमींदार अपने हाथ में लिफाफा लेके खड़ा है। भाभी जी प्रणाम, ठीक हो? अब तो तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जमींदार जी, अब तबीयत में सुधार है। अरे भोला, भूल गए क्या? तुम्हारे पैसे मेरे पास थे। अरे मैं तो उस दिन मजाक कर रहा था भाई, तुम भी ना नाराज होकर चले गए। मैंने तुमको पीछे से आवाज भी लगाई थी पर तुमने सुनी नहीं होगी। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारे पूरे पैसे लेकर आया हूँ, पूरे 48,000 रुपए लेकर आया हूँ। ये लो भोला, तुम्हारे पैसे। अरे जमींदार जी, ये क्या कह रहे हो? मैंने तो आपको सिर्फ 12,000 रुपए दिए थे, आप ये बाकी के 36,000 किसके दे रहे हो? अरे भोला, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। अरे भोला, मेरी तरफ से रख लो, अपना बड़ा भाई समझकर। भोला देखो, तुम मना मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा और यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। ले लो भोला, ले लो, तुम्हें तुम्हारी पत्नी की कसम, नए साल का उपहार समझकर रख लो। अरे पर जमींदार जी, जो पैसे मेरे हैं ही नहीं, उनको मैं अपने पास कैसे रख सकता हूं? जमींदार जी, आप मुझे सिर्फ मेरे 12,000 रुपए दो, सिर्फ मैं अपने पैसे अपने पास रखूंगा। अरे भोला, मेरे को मरवा के ही मानेगा क्या? देख भोला, अगर तू ये पैसे नहीं लेगा तो मैं यहाँ दिन भर इस कड़कती ठंड में बाहर खड़ा रहूंगा। अब भोला तू देख ले, मेरा जीवन अब तेरे हाथों में है। भोला सब समझ जाता है ये किसका कमाल है। अच्छा, तो ये उसी जादुई आत्मा का कमाल है जिसे कछुए के शरीर से मुक्त कराया था। जब ये जमींदार मुझे पैसे देने चला आया, पर उस आत्मा ने ऐसा क्या किया जो जमींदार दुम दबाकर मेरे पैसे देने आ गया हूं? तो ये बात है, ठीक है, फिर ले लेता हूं पैसे। भोला बाबू, सोचो मत, बस ये पैसे पकड़ो। भोला जमींदार से पैसे ले लेता है।
और हाँ भोला, कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक इस हीरा लाल को याद कर लेना, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। क्यों जी, ये चल क्या रहा है? और ये जमींदार हमारी इतनी जी हजूरी क्यों कर रहा है? और ये पैसे, सुनिए जी, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। रेखा, तुम इतना दिमाग पर जोर मत डालो, मैं तुम्हें कभी फुर्सत में बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। रेखा और भोला अपने घर के बरामदे पर खड़े ही थे, तभी वहां तेज रोशनी के साथ वही परी प्रकट हुई। रेखा उस इंसानी आत्मा को देखकर घबराने लगी। हे भगवान, अब ये क्या भला है? सुनिए जी, भागो यहाँ से। रेखा, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ये कोई आम इंसानी आत्मा नहीं है, और न ही ये हमको कोई नुकसान पहुंचाएंगी। और ये जो अभी जमींदार की हालत थी ना, सिर्फ इनकी वजह से। और रेखा, इन्हीं की वजह से हमारा ये नया साल एक खुशहाल साल में बदला है। भोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। अगर तुम जैसा प्रत्येक व्यक्ति ईमानदार और नेक दिल हो तो इस समाज से बुराई का नामो निशान ही खत्म हो जाए। भोला, मैं तुमको इस नए साल पर कुछ उपहार देना चाहती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन और ज्यादा खुशहाल हो। ये लो, ये जादुई घड़ा है, ये तुमको धनवान बनाएगा। बस एक बात याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए है, बाकी मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मैं इसका इस्तेमाल कभी गलत काम के लिए नहीं करूंगा। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है। सुनिए जी, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या चल रहा है? रेखा, तुम अंदर चलो, फिर बताता हूँ। बहुत लंबी कहानी। रेखा, तुम पहले अपने हाथों का गाजर का हलवा बनाओ, फिर हलवा खाते हुए पूरी कहानी बताता हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, आज तुमको इस नए साल की खुशी में गाजर का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। इस तरह भोला को अपनी ईमानदारी और अपने कर्मों का फल मिल गया।